पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस पूरी तरह से बेनकाब हुई है, क्योंकि भ्रष्टाचार एवं काले धन के मुद्दे पर देश में जो आक्रोश था जनता में, उसको शांत करने के लिए कांग्रेस ने एक नाटक किया। रामदेव बाबा के स्वागत के लिए 4-4 मंत्रियों का जाना हो एयरपोर्ट पे, या अन्ना हजारे के नेतृत्व में संयुक्त मसौदा समिति का निर्माण हो। अब यह साबित हो गया कि कांग्रेस ये मन से या दिल से नहीं कर रही थी, केवल नाटक कर रही थी। और जो कांग्रेस का सही रूप है वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने वाले और सोए हुए हजारों लोगों को जिस बर्बरता से मारा पीटा, अब अन्ना हजारे, रामदेव बाबा, भाजपा, संघ, इन सबको जिस भाषा में गाली गलौज किया जा रहा है और सिविल सोसाइटी को अनिर्वाचित लोगों की तानाशाही तक करार किया जा रहा है, यह सब प्रमाण है, यह कांग्रेस का असली चेहरा है। The recent development confirm that Congress has no intention to take any effective steps for tackling corruption or bringing back the black money. The coercive methods used to crush the peaceful protesters, defaming the opposition, speaking foul language against everybody, whether it is BJP, RSS, Anna Hazare or Ramdev Baba, this shows that Congress still today carries the emergency mindset, and this is nothing but arrogance of power. मैं कांग्रेस को बताना चाहता हूं, कल मनीष तिवारी जी ने कहा, कांग्रेस ने कहा कि टिरनी ऑफ अनइलेक्टेड अन्ना हजारे की टीम को, टू कंफ्यूज प्रेशर ग्रुप लाइक टीम अन्ना एज टिरनिकल is clear lack of understanding of basic political idioms. Only governments elected or otherwise can become tyrants, not the civil groups. As was witnessed in Germany during the Nazi regime, and as was witnessed in 1975 during the emergency in India, the elected governments became the tyrants. Pressure group cannot become tyrants. But Congress supports tyranny of elected as against these civil groups, pressure groups, who are working as pressure groups. और जैसा हमारा आरोप है, अब साफ हो चुका कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ करना ही नहीं चाहती। वो ये सारे प्रयास खत्म करना चाहती है। जॉइंट लोकपाल बिल ड्राफ्टिंग कमेटी को वो खत्म करेगी। देखो, ये सफल बनने नहीं देगी कांग्रेस। रामदेव बाबा को रात को 11:30 बजे पत्र सौंपा था, वो भी नहीं करेंगे। और जो हमारे दबाव में कन्वेंशन जो किया था, यूएन का कन्वेंशन, उसमें भी प्रोवाइजो लगाए हैं जो खतरनाक है। और सचमुच में भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस कुछ करना चाहती थी तो मारन आज तक सत्ता में कैसे है? मारन को डिसमिस क्यों नहीं किया? हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि अब क्या बचा है और कितना क्रेडिबल आपको सबूत चाहिए। हम मांग करते हैं, मांग तो की है सारी दुनिया ने कि उसको तुरंत बर्खास्त करो, लेकिन कांग्रेस है कि जो कुछ करना नहीं चाहती। और आज तो यह भी खुलासा हुआ है कि अब राजा को जेल में बिठाओगे तो पैसे 2 लोगों ने खाए और एक जेल में बैठेगा तो वो बोलेगा ही।
तो राजा ने कहा है, उनका नीरा राडिया के साथ जो संवाद है वो बाहर आया है, टेप है, और उसमें साफ हो गया है कि चिदम्बरम जी को भी पैसा मिला है। तो वो क्यों होम मिनिस्टर बन के बैठे हैं? वैसे भी जिस तरह से नक्सलवादियों के द्वारा हत्याएं हो रही है, चिदम्बरम जी हैज लॉस्ट हिज मॉरल राइट टू बी ए होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये जो आरोप आया है, अगर सरकार सचमुच में भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ करना चाहती तो चिदम्बरम जी को भी पद से हटाती। आज कैग का रिपोर्ट आया है KG-D6 के बारे में, गैस। अब वो क्या रिपोर्ट है वो विस्तार से तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जो आया है सामने उससे भी यही होता है कि कैसे देश के नैसर्गिक संसाधनों की लूट की गई और कैसे उसके साथ खिलवाड़ हुआ। अभी फिलहाल एक अधिकारी को गिरफ्तार किया है 1000 करोड़ के नाइट विजन के घोटाले में। नाइट विजन डिवाइसेस जो लिए उसमें 1000 करोड़ का घोटाला हुआ। सीबीआई ने एक अधिकारी को पकड़ा है। मैं पूछना चाहता हूं चिदम्बरम जी से और प्रधानमंत्री से कि क्या 1000 करोड़ का घोटाला केवल एक अधिकारी कर सकता है? उसके राजनीतिक आका कौन थे? उन पर क्या कार्रवाई करना चाहती है? तो मसला, और आज एक और मसला आया सामना कि सेबी के पूर्व अधिकारी है जिन्होंने भ्रष्टाचार पर लगाम कसने की कोशिश की, उनको ही कैसे फंसाया जा रहा है इनकम टैक्स विभाग द्वारा। तो बात साफ है, चाहे बात मारन जी की हो या चिदम्बरम जी की हो, सेबी के पूर्व अधिकारियों को या कैग के रिपोर्ट की हो, नाइट विजन घोटाले की हो, या अभी अभी के जो खुलासे हैं वो दर्शाते हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचार पर कोई काम नहीं करना चाहती। जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार आती है, आज अगर राजा, कनिमोझी और कलमाडी अगर जेल में है तो वह केवल उच्चतम न्यायालय के कारण है, सरकार के कारण नहीं है। तो सरकार ने नहीं उनको जेल में डाला, सरकार ने तो पूरा संरक्षण देने का काम किया। आज भी वो शीला दीक्षित का संरक्षण कर रही है, चूंकि उनके खिलाफ रिपोर्ट आई है शुंगलू कमेटी की। तो ये सरकार है कि जो भ्रष्टाचार को पनाह दे रही है, संरक्षण दे रही है, केवल जनता के आक्रोश को शांत करने के लिए केवल जबानी उन्होंने कुछ दिन कवायद की कि भाई भ्रष्टाचार के विरोध में हम कुछ करेंगे, और इसलिए एक नाटक किया कि जॉइंट ड्राफ्ट लोकपाल बिल ड्राफ्टिंग कमेटी बनेगी और रामदेव बाबा का स्वागत होगा, उसके साथ वार्ता होगी। यह सब नाटक था। असली चेहरा सामने आया कि वो इसमें कुछ भी नहीं करना चाहते। उनका इमरजेंसी माइंडसेट जैसे का तैसा है और वो भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का ही काम करेंगे। इसके बारे में मैंने दिया है बयान में भी। जो कल मेरे सहयोगी राजीव प्रताप रूडी ने ब्रह्मपुत्रा का विषय आपके सामने रखा है, केवल उसमें 2 बातें ऐड करूंगा। आज जिस तरह से अरुणाचल के वित्त मंत्री ने प्लानिंग कमीशन के सामने कल खुलासा किया है, वो चौंकाने वाला है कि किस तरह से चीन की सेना भारत के भूमि में आकर चीनी भाषा में हर पत्थर पे लिखी जा रही है, इनकर्शंस हो रहे हैं, और उन्होंने चेतावनी दी है कि दूसरी कारगिल जैसी वारदात हो सकती है। तो ये जब खुद अरुणाचल के कांग्रेस के ही है वित्त मंत्री, वो भी जब कह रहे हैं, तब भी सरकार इस इशू को नहीं उठा रही है। और इसलिए हम मांग करते हैं कि इशू चाहे ब्रह्मपुत्रा का हो, स्टेपल वीसा का हो, या अरुणाचल बॉर्डर पर चीन की गतिविधियां हो, प्रधानमंत्री को ये बातें सीधे चीन के प्रमुख नेताओं से 2 टूक बातें करनी चाहिए। और वी डिमांड दैट Indian government should take up 3 issues at the highest level with the Chinese government: the issue of Brahmaputra and possible diversion,
which may impact adversely the India and other geographical areas. The issue of stapled visa, and more recently what Arunachal Finance Minister has echoed, that there is a possibility of getting another Kargil on the Chinese border along Arunachal, that the incursions in Arunachal has increased. These are all serious things which needs immediate action at the highest level, and we demand that India should talk straight to the Chinese Premier and the Chinese President. इसका भी थोड़ा उल्लेख मेरे स्टेटमेंट में है। आगे दो विषय है जिस पर टिप्पणी करेंगे, उसका स्टेटमेंट नहीं है। मुंबई के सीनियर पत्रकार जे डे की जो हत्या हुई है, उसकी तो भर्त्सना हमने की है, लेकिन एक एसीपी की ट्रांसफर करने से नहीं चलेगा। पत्रकार जो सीबीआई की मांग इसलिए कर रहे हैं कि मुंबई के पुलिस में उनका विश्वास खत्म हुआ है, और ऐसा होना लाजमी है, स्वाभाविक है, क्योंकि मुंबई की पुलिस में ही एक गैंग वॉर चल रहा है। गैंगों के साथ, विभिन्न गैंग के साथ जो संपर्क वाले पुलिस अधिकारी हैं, आपस में उनकी की लड़ाई हो रही है, और इसमें आज कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, ध्वस्त हो गई है मुंबई में। मुझे याद है 92 से 95 तक का दौर था कि जब मुंबई दहशत में जी रही थी। आज वही है। 180 पत्रकारों को धमकियां आई है। It is not a case of one Mr. J. Day. It is, and there is a committee of journalists to fight against the attacks on journalists, which is very active under Praful Malpakwar. But what is more important is that government, and particularly Prithviraj Chavan, was handling CBI from when he was here in PMO, and still he refuses to hand over the inquiry to the CBI. See, journalists have lost faith, and which is genuine, and that is why we also demand that the matter be handed over to CBI. मेरे तरफ से इतना ही है। कुछ सवाल होंगे तो जरूर पूछिए। आपको नहीं, चुप्पी नहीं साधे भाई, आपने अभी पूछा तो मैं बोल रहा हूँ। कमाल है। ऐसा है, मैंने जो जानकारी ली तो साफ है कि सरकार के एक आदेश गंगा के संरक्षण में जो किया था, हाईकोर्ट का आदेश उस आदेश को निरस्त कर रहा है, और इसलिए उस हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ ये साधु अनशन कर रहे थे, और सरकार ने तो उनको सबसे अच्छे अस्पताल में दाखिल किया था, और अभी भी जो मृत्यु हुई है उसकी पूरी जांच होगी, क्योंकि वास्तव में सरकार ने जो निर्णय किया था उसी की पैरवी वो साधु कर रहे थे अपने अनशन से, क्योंकि सरकार के निर्णय को हाईकोर्ट ने बदल दिया था, और उसी पर उसकी लड़ाई चल रही थी। चिदम्बरम, I'll tell you. See, this is a usual ploy and the argument of Mr. Chidambaram that it is the state government, but it is not. Let me tell you, because the Naxalite is not a one-state problem. It is a multi-state problem which needs a coordinated and concerted effort
by the central government in cooperation with all the states involved, and we have offered all cooperation. But unfortunately, the Naxalite, there are two voices in the ruling party, and they are appointing Vinayak Sen, who is who has been convicted. His sentence has not been stayed. He is just on bail, and still you appoint him. This is the message Congress leadership wants to give to the Naxalites, that yes, you are welcome. First of all, let me tell you, out of 4-5 Naxal affected states, the maximum affected, Bihar, Jharkhand and Chhattisgarh are with you. Yes. And Madhya Pradesh. Yes. There's any corridor there. So, to say, why can't your chief minister come every second day for all kinds of purposes? Why can't they meet and drop a plan, concerted plan? Who does the deployment? Who's preventing that? No, we have already drawn up a plan, Secondly, when but central government punctures those plans. When Stalgard and other things happened in West Bengal, you as well as Congress party and others, a lot of the blame was given to the West Bengal government. When they strike, that is what I am telling. When they strike in Chhattisgarh, they immediately take shelter in Maharashtra and Andhra. So it's not a Congress BJP problem. It's a national problem. Why do they strike only in Chhattisgarh? Why not in Andhra and they do strike? No, they strike in Maharashtra. They strike in Maharashtra, and we are not taking sides on the issue of political lines. See, Naxalite is a national problem. It has to be dealt like that, and we want to cooperate, but central government must be seen to be firm on the issue. Amtab. That is what I said, that consulted. No, we have shown that 100% interest. Our chief ministers have shown 100% willingness and interest. It is the laxity on the part of the central government to have a coordinated strategy to deal with the Naxalite menace. Amtab Sinha. Yes, एक मिनट, इनको भी पूछने दे. हाँ. अन्ना हजारे के बारे में आपने बहुत नसीहत देने वाली बातें अगर खुद अन्ना हजारे अपने आप को संघ और बीजेपी से अलग रखना चाहते हैं, इसके बारे में गवर्नमेंट से उन्होंने इतराज भी जताया है कल. हाँ तो एक मिनट, और इस बैकग्राउंड पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उनकी पहली डिमांड है कि प्राइम मिनिस्टर को लोकपाल के अंडर लाया जाए. आपकी ऑफिशियल पोजीशन क्या है? वही दोनों का उत्तर देता हूँ. पहले तो अन्ना हजारे जी संघ के है, ये ना हमने कहा है ना उन्होंने कहा है, तो इसमें तो विवाद का मुद्दा है ही नहीं. ये तो कांग्रेस बदनाम करने के लिए यूज करता है नाम एक देशभक्त संगठन का, कि जैसे कोई वो आपराधिक संगठन है. तो ये तो कांग्रेस की राजनीति है, और इसलिए इसकी हमने भर्त्सना की है और लोग भी हंसते हैं उन पर. सवाल ये है कि जो उन्होंने कहा कि ये अनइलेक्टेड की टायरनी है, तो इस पर मैंने बताया कि तानाशाह सिविल ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स नहीं होते हैं. तानाशाह सरकार होती है, जैसे जर्मनी में नाजी समय में हुआ था और जैसे भारत में इमरजेंसी के दौरान हुआ था. तो ये तानाशाह, वही रवैया और वही आरोगेंस आज भी कांग्रेस में मौजूद है, विद्यमान है. यही मैंने कहा था. जहां तक आपका दूसरी बात है कि प्राइम मिनिस्टर लोकपाल के दायरे में आना चाहिए कि नहीं, तो हमारे अध्यक्ष नितिन गडकरी जी ने और हमने चिट्ठी लिखकर बिल्कुल बात साफ की है कि हर एक इश्यू पर हमारी कोई राय है, लेकिन जब सरकार कोई मंत्रिमंडल द्वारा सम्मत एक प्रस्ताव तैयार करेगी, क्योंकि पहले वो किसी, अच्छा मुझे यह आश्चर्य होता है कि एनएसी एक सिविल ग्रुप ही है ना, वो चलता है और अन्ना हजारे नहीं चलते. तो ये क्या तरीका है? ये एनएसी कहाँ से आया? अमिताभ सिन्हा. पीएससी की रिपोर्ट वापस भेजी है, ऐसा हमने भी आपके द्वारा ही सुना है. लेकिन इसके बारे में आपको पता है कि जिस तरह से कांग्रेस के मंत्रियों ने एक राजनीति, बहुत गंदी राजनीति का प्रदर्शन किया पिछले पीएससी के दौरान, कि मेंबरों को चिट्ठियां भेज कर और उकसा कर जिस तरह से उनको एक पीएससी की गौरवशाली परंपरा को भंग करते हुए एक विरोध प्रदर्शन और पार्टीबाजी का रूप उसको दिया, उसकी हमने पहले ही भर्त्सना की है. अब इसके बारे में
चूंकि स्पीकर ने वापस किया है तो क्या उसके साथ लिखा है वगैरह, वो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी उसके अध्यक्ष है। गलत किया है नहीं, ये हमने कहा। हाँ, इसलिए उस पर हम कमेंट नहीं कर रहे हैं मंगेश अभी। जब see, as far as the PSC controversy is concerned, we also learned from the media that Honorable Speaker has written the report. That is what I am saying. We really don't know the details of it. So unless we read the whole text of the letter or it comes in the public domain, it is a matter between the PSC chairman and the speaker. So he may react, or when we will get to know, we'll also react. The issue is the country has witnessed the worst kind of partisan politics in PSC, which never works on the partisan line. It's a bipartisan committee, and in a bipartisan body, some ministers, when the PSC came close to question the credibility of Chidambaram, how he instigated and how he brought the whole party politics into the PSC. The country and media has witnessed to it, and everybody has condemned. We are happy about it. Mangesh. Chidambaram, today Jayalalitha held a press conference attacking Chidambaram directly, saying that he has cheated the nation and he has fraudulently been elected as a member of the Lok Sabha. At the time of election, everybody knew that in the first stages, everybody said and everybody reported that he was losing. But ultimately, he was declared winner. So how he is declared, that is being challenged by the candidate who has lost. So the matter is in court. What we are asking is, Chidambaram has lost to remain as a Home Minister and work as a minister in the Union Council of Ministers on 2 counts. His failure on the Nakshal fronts, and 2, the latest report where Raja and Radi are exchanging, and which is a taped conversation wherein he charged that he has received also the part of 2G money. So that is a serious allegation on which he must be dismissed. हिंदी में सर ये बोलिए। नहीं, गोपीनाथ मुंडे नाराज चल रहे, किसने कहा? कहा? मुझे तो ऐसा नहीं कहा। ऐसा है, मैं बता रहा हूँ। देखो, महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी में कोई भी क्राइसिस नहीं है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी आप न्यूज़ सुन रहे हैं उसका कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी एकजुटता से काम करने वाली इकाई के रूप में ही दिखेगी महाराष्ट्र में। हमेशा ही हमारे सारे एलओपी आते हैं यहाँ। नहीं, आप हाँ, चिदम्बरम जी के बारे में मुझे ये कह रहे हिंदी बताओ तो बता। ऐसा है, चिदम्बरम जी 2 मुद्दों पर अब दोषी है। पहले तो नक्सलवाद के खिलाफ की लड़ाई वो हार चुके हैं, और जिस तरह से उन्होंने असफल नेतृत्व दिया है तो उनको अब गृह मंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। और दूसरी बात जो अभी सामने आई है मीडिया के द्वारा कि राडिया और राजा के बीच में जो टेप का कॉन्वर्सेशन है, उससे ये सामने आया है कि 2G के स्पेक्ट्रम के रिश्वत में एक बड़ा हिस्सा चिदम्बरम जी के पास भी मिला है और उनको भी पहुंचाया गया है। अगर ये टेप कॉन्वर्सेशन सच है तो ये बहुत ही गंभीर मामला है, और इसलिए उनको उस कारण पर भी सत्ता में बने रहने का, मंत्रिमंडल में बने रहने का मालूम नहीं था। और आपको पता है कि चिदम्बरम जी ने ही कहा था कि अब 2G का मामला समाप्त हो गया। फाइनल सर्टिफिकेट तो उन्होंने दिया ना। जयललिता ने जो कहा है वो तो उनके उम्मीदवार ने कोर्ट में याचिका दायर की है। ये सभी जानते हैं कि लगभग वो हार गए थे, अब अंत में वो विजयी घोषित किए गए, और इसलिए ये कानून में अब कोर्ट में है। लेकिन मैंने जैसे कहा, वो जीते हैं या नहीं जीते हैं इसका फैसला कोर्ट देगी, लेकिन उसके पहले आज जो काम उन्होंने किया है और जिस तरह के बातें सामने आई है, उन्होंने अपने पद में बने रहने का अधिकार खो दिया है। जो 20 देश के अंदर उसमें सबसे बेहतर जो
नहीं, अब क्या है, कांग्रेस में एक सिविल वॉर पैदा हुआ है सिविल सोसाइटी को लेके। There is a civil war going on in Congress on the issue of civil society. So what is happening is, Digvijay says one day something, next day he retreats, somebody else, Subodh Kar Sai or somebody reacts to what Digvijay Singh has said. So nobody knows who is calling the shot and who is representing Madam and the Yuvraj. Nobody knows. So this is all the civil war is on in Congress. That is what is. जी क्यों नहीं मैडम? देखिए, आपने अभी लखनऊ के एग्जीक्यूटिव में एक फेडरलिज्म के ऊपर एक रेजोल्यूशन पास की। बिल्कुल। उसमें साफ जिक्र था NIA का। हाँ। And that through the NIA, the government is also planning to take away the right over, absolute right over law and order from the states. आपने साफ उसमें कहा था, just like communal violence bill का भी आपने इसी में कहा था कि जो स्टेट का राइट है लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, जब आप टेररिज्म वो भी स्टेट के क्रॉस बॉर्डर का बोलता है, इसमें आप ऑब्जेक्ट कर रहे हैं सेंट्रल के रोल का, NIA के सेटिंग अप का, तो आप भी जब आपको अच्छा लगता है चिदम्बरम का इस्तीफा मांगे, ठीक है, इलेक्शन में वो फेल हो गए, तो रमन सिंह का सक्सेसफुल हो गए। नहीं, वही मैं बता रहा हूँ मैडम। सी, वी आर नॉट अपोजिंग द कंसेप्ट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट. What we are opposing is an unnecessary dabbling in the federal structure and in the domain of the states. But when the issue like Naxalite is a cross-border and multi-state problem, there we are urging central government to play a lead role. 1 minute. No, 1 minute. A lead role in having a coordinated and concerted approach, a unified approach towards. So, as against terrorism also, we have never opposed a unified approach against terrorism. What we are criticizing is the politics being played by discriminating some kind of terror against other kind of terror. So that discrimination within the terror is what we are attacking. Who is responsible for deployment of forces, the state government or the central government? It is वो तो स्टेट गवर्नमेंट करती है, लेकिन जिस तरह से नक्सलवादी की समस्या उस स्टेट की केवल नहीं है, और इसलिए नक्सलवादी एक राज्य में हमला करते दूसरे राज्य में भाग जाते हैं, और इसी में केंद्र जब विनायक सेन को प्लानिंग कमीशन में डालता है तो संदेश देता है उनके सहानुभूति का, तो नक्सलवादियों की मानसिक बल बढ़ता है और फौज का कम होता है। थैंक यू।